करना होगा। चलिए, भारत के जनगणना 2011। ठीक है। भारत की जनगणना 2011, इसमें सारा कुछ याद करने वाला नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको याद करवाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। चलिए देखेंगे। भारतीय संविधान के धारा 246 के अनुसार देश के जनगणना कराने का दायित्व जो होता वह संघ सरकार का, यानी कि याद रखिएगा, जो जनगणना होता वह संघ सूची का विषय होता। जो शक्तियों का विभाजन है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। जो जनगणना है वह संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे वह समवर्ती सूची का पाठ होता है। किस सूची का? समवर्ती। लेकिन जनगणना की बात करेंगे तो वह संघ सूची का। यह संविधान के 7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर अंकित है। इसके बाद जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता। जो जनगणना संगठन होता वह किसके अधीन? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता। देश भर में जनगणना आयुक्त संबंधित कार्यों का निर्देशन करता। जनगणना के आंकड़ों को यह क्या होता? जारी करने का काम करता। 2011 के जनगणना यानी कि 15वीं जनगणना है। जो 2011 में जनगणना का आयोजन किया गया वह कितने नंबर का है? 15वां। क्या? 15वां। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत के 7वें महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा 1 अप्रैल 2010 से यह तय की हुई थी। हम कहेंगे ये सब याद नहीं, बस याद रखेगा जो 2011 का जनगणना था वह क्या जनगणना था? 15वां। स्वतंत्र भारत का 7वां। स्वतंत्र भारत का 7वां। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना यह जो है के स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुआ था। जनगणना 2011 का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। क्या है इसका आदर्श वाक्य? है यह हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसमें 2-3 पॉइंट याद करने वाला ध्यान में रखेगा। एक तो सबसे पहले कि जो जनगणना है, रखिएगा, अगर हम जनगणना की बात करेंगे, जनगणना की अगर हम बात करेंगे तो यह किस सूची का विषय होता? हम कह सकते हैं संघ सूची का। जनगणना कराने का दायित्व राज्य सरकार का नहीं होता, केंद्र सरकार का, संघ सरकार का होता। और कहता है कि जो इसका मुख्य अधिकारी होता, जनगणना का जो मुख्य अधिकारी होता, मुख्य यह अधिकारी होता वह जनगणना आयुक्त होता। क्या होता? यह जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त होता, जनगणना आयुक्त होता। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यह 2011 का जो जनगणना है, 2011 का जनगणना क्या है? 15वां। और स्वतंत्र भारत का कहेगा तो स्वतंत्र भारत का यह 7वां है। स्वतंत्र भारत का 7वां। और अगर हम इसका शुभंकर की बात करेंगे, यह शुभंकर की अगर हम बात करेंगे वह क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक यह शिक्षिका है। प्रगणक क्या है? यह शिक्षिका है। और अगर हम आदर्श वाक्य की बात करेंगे, यह आदर्श वाक्य की बात करेंगे, यह हमारी जनगणना, रखिएगा, हमारी जनगणना, हमारी जनगणना यह हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा यह भविष्य की बात करता। रखिएगा, ये 3-4 पॉइंट इसमें याद रखिएगा इस स्लाइड में। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना किसका? और मुख्य अधिकारी जनगणना आयुक्त या महापंजीयक होता, जो जनगणना संबंधी आंकड़े को क्या होता? जारी करने का काम करता। 2011 का जनगणना क्या? 15वां। स्वतंत्र भारत का 7वां।
शुभंकर इसका है प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। और आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर कहेंगे भारत में जनगणना की शुरुआत, तो सबसे पहली बार जो भारत में जनगणना हुआ वह कब हुआ था? 1872 में, 1872 पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872। उस समय गवर्नर था लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। और भारत में नियमित जनगणना की बात करेंगे 1881, यह नियमित जनगणना की बात करेंगे, नियमित यह जनगणना। और यह किसके समय में? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। तो दो यहाँ और वर्ष इंपोर्टेंट हो जाता, एक आपका हम कह सकते हैं कि 1872 और एक 1881, कि भारत में पहली बार जब जनगणना हुआ 1872 में, कब हुआ? और यह नियमित जनगणना जो 10 के जनगणना तब से कहता है क्या 2011 तक लगातार, 2021 में कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाया, लेकिन तब से लगातार 2011 तक प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होता? जनगणना आरंभ यह हुआ था और होते आ रहा था। कब से? 1881। और 1881 में जनगणना आयोग था डब्ल्यू प्लोडर, क्या नाम है? स्वतंत्र भारत का पहले जनगणना आयुक्त जो है वह आर्य गोपाला स्वामी, आर्य गोपाला स्वामी, आर्य गोपाला स्वामी। और आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना यह कराने का श्रेय, यानी कि पूरे विश्व में जनगणना सबसे पहले कहाँ हुआ था? विश्व में सबसे पहले जनगणना हुआ था स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन। और यह 1749 में, 1749 में पहली बार जनगणना हुआ। और कहता है कि 10 के जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका, यूएसए जो है वह कहता है कि 10 की जनगणना, ये देखिएगा 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब हुआ था? 1790 में। 1801 में इंग्लैंड में, हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन में जनगणना शुरू हुआ वह कब? 1801। और कहता 1838 में जनगणना वृद्धि लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल के पिवरे, यह जो है यह फ्रांकोइस बेहुरट यह प्रकाशित किया गया। हम कहेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर हम कहेंगे अपना प्यारा भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? 1872, 1872। और हम कहेंगे नियमित जनगणना कब? 1881। पहली बार जनगणना हुआ था किसके काल में? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। और फिर नियमित जनगणना किसके काल में? पूरे विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन, कब हुआ था? 1749, 1749। अमेरिका में कब? 10 की जनगणना की शुरुआत अमेरिका में। और 1790, 1790 ब्रिटेन में जनगणना कब? 1801, 1801 भारत में जनगणना 1872, 1872 नियमित जनगणना। विश्व में पहला जनगणना कब हुआ था? 1749, 1710 की जनगणना शुरुआत कहाँ? अमेरिका, कहाँ पर? अमेरिका। और कब? 1790, 1790 ब्रिटेन में कब? क्या एकदम क्लियर होते जा रहा है ना, याद होते जा रहा है एकदम सारा चीज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रमुख परिभाषा, प्रमुख परिभाषा। अब देखेंगे जैसे परिभाषा में एक होता है जनसंख्या घनत्व, क्या होता? अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, देखिएगा यह जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, जनसंख्या या घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ पर कहता है कि घनत्व क्या होता? तो टोटल जनसंख्या बटे एरिया। हम कहेंगे एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या के यह अनुपात क्या है, उसी को हम प्रति, यह हम क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। यानी कि कुल जनसंख्या, देखिएगा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या में किससे भाग देंगे? यह क्षेत्रफल से। जिस एरिया का जनघनत्व निकालेंगे वहां पर हम देखेंगे कि टोटल जनसंख्या कितना है और एरिया कितना है। देखिएगा प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से उस क्षेत्र का जनसंख्या कितना है, उसी के अनुपात को एक तरह से हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। एक लिंगानुपात है, कौन सा? यह लिंगानुपात की बात करते हैं।
तो यहाँ पर कहते हैं कि 1000 पुरुषों में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की यह संख्या कितनी है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात। तो 1000 पुरुष में, प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। जैसे मान लेते हैं किसी भी राज्य का एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि अगर किसी भी राज्य का जनसंख्या हम कह सकते हैं कि पुरुष का 1000 है और प्रति 1000 पुरुष पर 918 है, तो उस राज्य की जनसंख्या हम कहेंगे 918 है। अगर हम कहेंगे जनसंख्या यह लिंगानुपात क्या है, 918 है। अगर प्रति 1000 पुरुष में अगर हम कह सकते हैं महिला 943 है, हम कहेंगे यह लिंगानुपात 943 है। यानी कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की भागीदारी कितना है, इसको हम कहेंगे लिंगानुपात। क्या कहते हैं? वही कहता है स्त्रियों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या और गुना क्या होगा 1000। स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू क्या होगा 1000। तो प्रति 1000 पुरुषों में, यदि क्या प्रति 1000 पुरुषों में, तो 1000 तो खत्म हो जाएगा। महिला 918 है, 918 होगा, 800 है 800 होगा, 900 है 900 होगा। ये इस प्रकार से क्या होता, लिंगानुपात निकलता है। हम कहेंगे 2 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। एक तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व किसको कहे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में निवास करने वाले लोग, उसी को हम जनघनत्व कहते हैं। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं का यह देखिएगा संख्या कितना है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। एक होता है शिशु लिंगानुपात, इसमें भी कुछ नहीं है, शिशु है तो शिशु हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि शिशु किसको मानता है लोग, हम कहेंगे अगर शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, तो यह भी हम कह सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष बच्चों की संख्या, देखिएगा बच्चों की संख्या में कहता है, यानी कि प्रति 1000 0 से 6 वर्ष के आयु का बच्चे में बच्चियों की संख्या कितना है, देखिएगा बच्चियों की संख्या कितना है, इसी को हम कहते हैं शिशु लिंगानुपात। जो बच्चियां होती है वह कहता है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बालक होगा, प्रति 1000 बालक में अब बालिकाओं की संख्या कितना है, उसको हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? शिशु लिंगानुपात। फिर बालिकाओं की संख्या बटे बालक की संख्या इंटू कितना 1000। फिर हम देखते हैं साक्षरता दर। अब देखिएगा इसका परिभाषा बड़ा अद्भुत है। तो 7 वर्ष यह कहता है कि उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति, देखिएगा क्या क्या लिखता है, भाषा को समझ सकता है, भाषा को यह समझ सकता है, उसे लिख सकता है, यह लिख सकता है, लिख सकता, यह हम कह सकते हैं पढ़ सकता है, पढ़ यह सकता है, उसको हम साक्षर कहते हैं। क्या कहता है? साक्षर। कितना अद्भुत परिभाषा है। मैट्रिक पास किए हैं, इंटर पास किए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। बस कहता है उम्र कितना है, 7 साल, उम्र कितना 7 या उससे ऊपर। अगर आप किसी भाषा को समझ रहे हैं, उसको पढ़ पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं, तब उसको साक्षर माना जाएगा, उसको साक्षर माना जाएगा। 7 वर्ष और कहता है कि उससे अधिक आयु वाले कुछ जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या साक्षरता दर कहते हैं। तो साक्षरों का संख्या कितना लोग साक्षर है बटे 7 प्लस आयु की जनसंख्या कितना है इंटू 100 से गुना करेंगे, इसका साक्षरता दर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? साक्षरता दर। अभी तक हम लोग 3 परिभाषा की 4 परिभाषा देखे। पहला क्या देखे? जन घनत्व की बात करते हैं। जन घनत्व में क्या बताए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो सबसे हम पहले लिंगानुपात में बोले कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है, उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। फिर शिशु लिंगानुपात की बात किए तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों यानी कि 1000 बालकों में
बालिकाओं की संख्या कितना है, उसी को शिशु लिंगानुपात। फिर हम साक्षरता दर की बात किए, तो साक्षर उसको कहेंगे जो कहता है कि उम्र में 7 वर्ष या उससे या अधिक, 7 वर्ष या उससे या अधिक उम्र के ऐसा व्यक्ति जो भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, ऐसे व्यक्ति को साक्षर कहेंगे। तो साक्षरों की संख्या बटे 7 प्लस आयु के व्यक्ति की संख्या इंटू 100, इसी को हम कहते हैं क्या, साक्षरता दर कहते हैं। क्या कहते हैं, साक्षरता दर। फिर कह सकते हैं कि 10 के वृद्धि दर, 10 के वृद्धि दर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि 2001 का जनगणना था, 2001 का जनगणना, फिर हम कह सकते हैं कि 2011 का जनगणना, दोनों का रिपोर्ट आया होगा। मान लेते हैं एक अनुमान के तहत हम यहाँ पर सिर्फ समझाने की बात करते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि 100 करोड़ जनसंख्या था और हम मान लेते हैं कि यहाँ 125 करोड़ जनसंख्या है। अभी हम एग्जैक्ट डाटा नहीं लिख रहे हैं, समझाने के पर्पज से कि आखिर 10 के वृद्धि दर कहते किसको हैं उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2001 में कितना जनसंख्या था, 100 करोड़ था, और 2011 में आकर के 125 करोड़, 125 करोड़ हो गया। अब कहता है कि 10 वर्ष में यही ना वृद्धि हुआ 25 का, तो हम कह सकते हैं कि इसको जो वृद्धि निकालते हैं, वृद्धि दर जो निकालते हैं, या हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो 2011 का जनगणना है इसको वर्तमान संदर्भ में लेते हैं, तो वर्तमान वैल्यू कितना है, वर्तमान वैल्यू माइनस कहता है क्या, पूर्व का जनसंख्या, और बटे क्या होगा, पहले आरंभिक मान होता है ना, गुना करते हैं क्या 100 से, तब ना वृद्धि दर निकलता है। वृद्धि कितना का हुआ है, हम कह सकते हैं कि वर्तमान यानी कि 2011 में जनसंख्या कितना है, 125 करोड़, बोलिए ना 125 करोड़, और 2001 में कितना था, 100 करोड़, बटे आरंभ की बात करते हैं ना, इसका मतलब है 100 करोड़, गुना क्या होगा 100, हम कहेंगे 100 से 100 कैंसिल, यानी कि 25%। इसका मतलब है कि 10 वर्षों में जनसंख्या 25% बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है। वही कहता है, किसको कहते हैं, 10 के वृद्धि दर, या 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद जो वर्तमान जनसंख्या है, तो वर्तमान में पहले से घटाएंगे, अगर ये नेगेटिव में चला जाएगा तब हम कहेंगे जनसंख्या दर बढ़ा नहीं है, घट गया है, नेगेटिव वृद्धि दर हुआ है, हम कहेंगे ऋणात्मक में चल रहा है, लेकिन अभी हम लोग ऋणात्मक में नहीं है। इसके बाद है शिशु मृत्यु दर। क्या है, शिशु मृत्यु दर प्रति हजार या जो है जीवित जन्मों में शिशुओं की संख्या के यह अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत यह शिशुओं की संख्या दर्शाती है, यानी कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में 1 या 1000 जीवित जन्मों में उसके वर्ष में यह मृत्यु। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं 2026 का, 2026 अभी चल रहा है ना, सब लोग मतलब सब लोग को लगता है नशा लग गया है, कुछ बोलिए नहीं रहे हैं, खाली देख रहे हैं, है ना। अभी 2026 चल रहा है, ठीक है, 2026 चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि 2026 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 2026 से 1 वर्ष का कार्य होगा, है ना, 12 महीने का संदर्भ है। यहाँ पर कहता है कि अगर 1000 बच्चे का जन्म होता है, 1000 बच्चे का जन्म होता है, इसमें मृत्यु कितने का हो जाता, अगर मृत्यु 25 का हो जाता तो शिशु मृत्यु दर 25 कहेंगे, अगर 50 का हो जाता है मृत्यु तो शिशु मृत्यु दर 50 का। जितना ज्यादा शिशु मृत्यु दर ज्यादा होगा, हम कहेंगे देश का स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम नहीं है। अगर हम कहेंगे शिशु मृत्यु दर एकदम कम है, तो वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम उत्तम कंडीशन में माना जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर 2 चीज सीखे हम लोग, 10 के वृद्धि दर और क्या होता है शिशु लिंगानुपात। 10 के वृद्धि दर और तो 10 के वृद्धि क्या बोले कि पिछले 10 साल पहले जनसंख्या क्या था, वर्तमान में जनसंख्या क्या है, दोनों का अंतर कर देंगे, बटे में जो आरंभिक मान था उतना अगुना क्या कर देंगे 100, वह 10 के वृद्धि दर निकलेगा। शिशु लिंगानुपात में बोले कि 1 वर्ष के द्रव्यमान में प्रति 1000 जन्म लिए बच्चे में कितने की मृत्यु हो जाती है, उसी को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। क्या कहते हैं,
शिशु मृत्यु दर कहते हैं। जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज कराने के अतिरिक्त 15 वर्ष और इससे ऊपर के वय की सभी नागरिकों का बायोमेट्रिक आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2000 में नीति आया था, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इसमें कहता है कि भारत के जो जनसंख्या अस्थिर करने का लक्ष्य है वह कब तक 2045 तक। 2045 के बाद अस्थिर का मतलब होता है जितने व्यक्तियों का मृत्यु हो रहा है उतना ही पैदा ले रहा है, तब ना कहेंगे जनसंख्या अस्थिर हो चुका है, अब बढ़ नहीं रहा है, उसको हम कहेंगे अस्थिर होने का लक्ष्य कब तक है 2045। और हम कह सकते हैं कि 2001 के जनगणना में भारत का प्रशासनिक जिला कितना 593 और जबकि 2011 में बढ़कर 640। स्पष्ट है कि एक दशक में 47 नए जिले का निर्माण हुआ है। कितना का 47। इसके बाद अगर बात करते हैं आगे, महान विभाजक वर्ष जनसंख्यांक के इतिहास में यह 1921 को कहा जाता है। क्या महान विभाजक वर्ष? इस समय कहता है कि महामारी आया था और 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या 10 के वृद्धि दर ऋणात्मक -0.3% हो गया। फलस्वरूप इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई, इसलिए 1971 के विभाजक वर्ष की संज्ञा दिया गया। ऐसा इसीलिए हुआ, महान विभाजक वर्ष, ध्यान रखिएगा, महान या विभाजक वर्ष की बात करेंगे, महान विभाजक वर्ष की बात करेंगे तो यह किसको 1921। चूंकि हर एक 10 साल के बाद जनगणना होता, तो हम कह सकते हैं कि जो तो 1911 में जनगणना हुआ था और फिर 1921 में जनगणना हुआ, दोनों में अंतर कहता है कि -77 लाख का। कितना -77 लाख लोगों की संख्या घट गया, यानी बढ़ाने का सिस्टम तो हटाइए, 77 लाख घट ही गया था। इसका मतलब कई लाख लोग मारे गए होंगे, ऐसा नहीं कि 77 लाख लोग मारा होगा, इससे कई ज्यादा मारा, क्योंकि जितना नया आया है वो तो जनसंख्या में ऐड ना होता। 77 लाख मरा नहीं है, 77 लाख से ज्यादा मरा है। इतना जनसंख्या में कमी दिखाया गया है कि अगर हम कह सकते हैं कि 1,77,00,000 जनसंख्या 2011 में था, तो कितना 1911 में था, 1911 में अगर मान लेते हैं 100 करोड़ की जनसंख्या था, तो कहता है कि जो 1911 के बाद 1921 आया, वहां पर मात्र 33 लाख जनसंख्या हो गया, यानी कि कमी कितना का है 77 लाख। क्या नए बच्चे का जन्म नहीं हुआ होगा, नए लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, तो हम कहेंगे इतना मृत्यु की बात नहीं करता, इतना कमी की बात करता कि इतना खतरनाक कमी आया था। कौन सा 1921, और इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और कहेंगे सबसे ज्यादा जो औसत घातीय वृद्धि दर हुआ था, यानी कि सबसे तेज जो जनसंख्या वृद्धि दर हुआ था, वो हम कहेंगे 1961 से 71। उसके पहले कहा जाता था कि भारत के लोगों को अनाज नहीं मिलता, पेट नहीं भरता। हरित क्रांति जब आया था, उस समय भारत के लोगों का पहली बार पेट भरा, कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार आया होगा, तब हम कह सकते हैं उस समय जनसंख्या तेजी से ग्रोथ किया था। इसके बाद आते हैं जनगणना संबंधित या जो है प्रमुख आंकड़े की बात करते हैं। देखिएगा, यह डाटा याद नहीं करेंगे, परसेंटेज वाला पूछने की संभावना होता। अगर हम बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार, अगर हम कहेंगे पुरुष की जनसंख्या टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है 51.47। कितना है 51.47। तो टोटल जनसंख्या का या पुरुषों की जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो पुरुष की जनसंख्या की बात करेंगे, वह कहता है कि कितना है 51.47%। अगर महिलाओं की बात करेंगे, महिला की जनसंख्या कितना है 48.53% है। कितना है 48.53।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का, यानी कि पूरे विश्व में अगर 100 व्यक्ति निवास करते हैं तो 17.5 व्यक्ति अपना भारत का योगदान है। तो टोटल पूरे विश्व के जनसंख्या का, विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट? 17.5%। कितना? 17.5% लोग निवास करते हैं कहां पर? भारत में। जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1/1.97% से घटकर कितना हो गया? यह है वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर की बात करें, यानी कि एक वर्ष में कितना वृद्धि रहा? 1.64% रहा, जो कि पहले हुआ करता था 1.97, अब हो रहा है 1.64। जबकि 10 के वृद्धि दर 21.54 से घटकर 17 पॉइंट कितना? हम कह सकते हैं कि 10 की वृद्धि दर जो रहा वह 17.7% हो गया। नागालैंड में फिर अद्भुत हुआ है -0 पॉइंट। तो ऐसा राज्य जहां पर कहता है कि ऋणात्मक में गया, ऋणात्मक में वृद्धि जो हुआ वह कहां पर? यह नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। और कितना? -0.6%। जनघनत्व, अभी हम लोग जस्ट चर्चा किए हैं कि जनघनत्व किसको कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वालों की संख्या। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में यह जो है औसत जनसंख्या कितना निवास करता? 300। तो जन घनत्व की बात करेंगे, यह घनत्व की बात करेंगे पूरे भारत का, तो यह कितना है? 382 यह व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग या किलोमीटर। देखिएगा, अगर हम जनघनत्व की बात करेंगे कितना? बोले ना, 382। और फिर कहेंगे लिंगानुपात भारत का, अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे कितना है? 943। अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे, शिशु लिंगानुपात 900 या 18 है, 918। जनसंख्या में साक्षर लोगों की संख्या यह कितना है? 74 है ना, 74 पॉइंट कितना? शायद 04 है, एक बार देख लेते डाटा को। 74 पॉइंट कुछ है। चौहत्तर परसेंट ही है ना, तो 74% ही हम कह सकते हैं यह क्या है? भारत में साक्षरता। पुरुष साक्षरता 82 पॉइंट कितना? तो हम कह सकते हैं कि अगर भारत में साक्षरता दर की बात करेंगे, भारत में यह साक्षरता दर की बात करेंगे, साक्षरता दर कितना है? 74%। कितना है? 74, जिसमें पुरुष साक्षर कितना? याद कीजिएगा 82.1514। महिला साक्षर कितना? 65 पॉइंट हो गया ना, 65.46 हो गया पुरुष। और कहता है कि स्त्री में साक्षरता में अंतर ज्यादा था 2011 में, अब इतना अंतर नहीं रह जाएगा, अब जो नया जनगणना का रिपोर्ट आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र। देखिएगा यहाँ एक बार डाटा को रिकॉल कर रहे हैं। अगर टोटल आबादी कहेंगे, जैसे 100 आबादी है ना, 100 की आबादी है, उसमें कहते हैं कि पुरुष का आबादी 51.47। कितना? 51.47। 51.47। तो पुरुष की आबादी कितना? 51.47। 51.47। महिला की बात करेंगे 48.53। 48.53। पूरे विश्व के जनसंख्या का कितना परसेंट जनसंख्या भारत में निवास करता? 17.5। कितना? 17.5। कितना? 17.5। और हम कह सकते हैं कि वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे भारत का कितना? 1.64%। 1.64%।
10 के वृद्धि की बात करेंगे कितना 17.7, 17.7। और कहते हैं कि एक राज्य है जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर रहा, वह नागालैंड। कौन सा? नागालैंड, -0.6%, -0.6। फिर कह सकते हैं कि जनघनत्व कितना है भारत का 382, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन भारत के 382 व्यक्ति निवास करते हैं। कितना? 382। फिर लिंगानुपात कितना है 943। और शिशु लिंगानुपात 918, 918। शिशु लिंगानुपात कितना 908। साक्षरता कितना 74। पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46, 65.46, 65.46। इसके बाद आगे चल, शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम यह साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा? केरल। देश में अब तक पूर्ण साक्षर राज्य एकमात्र किसको? केरल को। जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं एससी का, किसका? एससी। देखिएगा एक होता है एससी और एक होता है एसटी। तो एसटी जो होता है शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट होता है, जो कहते हैं अनुसूचित जनजाति, जो हम कह सकते हैं मुख्य धारा से अलग अभी भी है। और हम कह सकते हैं कि वह लोगों के सामने आने में यह हिचकिचाहट होता है, उनको बात करने में, लोगों के साथ रहने में, घुल में, वह हम कह सकते हैं मुख्य धारा में आज भी शामिल नहीं हुआ। उसको हम कह सकते हैं क्या? यह जनजाति कहते हैं, जो अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करते हैं। एससी कहता है कि दलित वर्ग, जिसे दबाया गया हो, समाज में जिसे दबाया गया, जिसे कुचला गया हो, उसको हम एससी कहते हैं। सबसे ज्यादा प्रताड़ित वर्ग था तो वह कौन था? एससी था। हम कह सकते हैं कि उसी की 2011 के जनगणना के अनुसार एससी की कुल जनसंख्या की अगर हम बात करेंगे, वह कहता है कि कितना है? ये देखिएगा 20.14 करोड़ है। ये देखिएगा 20 पॉइंट कितना 14 करोड़। तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में 20.14 करोड़ अनुसूचित जाति निवास करते हैं। कितना? 20.14 करोड़, 20.14 करोड़ पूरे भारतवर्ष में अनुसूचित जाति निवास करते हैं, जो पूरे भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है? हम कह सकते हैं 16.6%। पूरे भारत के जनसंख्या का यह 16.6% एससी निवास करता है, एससी की जनसंख्या है। और हम कह सकते हैं कि एससी का जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं, वह कितना है? 945 है। कितना है? 945। अगर हम इसके 10कीय वृद्धि दर की बात करेंगे, 10कीय वृद्धि दर की बात करेंगे, 10कीय वृद्धि दर की बात करेंगे तो यह कितना है? 20.8% है। और हम कह सकते हैं कि 4 डाटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एससी के संदर्भ में, अनुसूचित जाति के संदर्भ में टोटल अनुसूचित जातियों की संख्या कितना है? 20.14, 20.14, 20.14 करोड़। और पूरे भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट? यह 16.6। इसका लिंगानुपात कितना? 945। भारत का लिंगानुपात 900। और हम कह सकते हैं कि इसका जो वृद्धि दर है, वह 10 के वृद्धि दर एससी का वह कितना है? 20.8%। इसके बाद देखेंगे क्या 2000 अनुसूचित ये हो गया। अब जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति, जिसको हम कहते हैं एसटी, क्या कहते हैं? एसटी। और कहता है कि इसके कुल आबादी, अगर हम इसके आबादी की बात करेंगे 10.43 करोड़ है। कितना है? 10.43 करोड़, जो कहता है कि कुल जनसंख्या का 8.6%। अगर इसके लिंगानुपात की बात करेंगे, लिंगानुपात की बात करेंगे तो वह कितना है? 990 है, 990। और 10 के वृद्धि दर की बात करेंगे, या 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे, वह कितना है? 23 पॉइंट कितना 7% है। कितना है? देखिएगा यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों हो गया क्लियर। अगर हम एसटी की बात करेंगे, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे,
इसका कुल आबादी कितना? 10.43 करोड़। 10.43 करोड़ जो पूरे भारत के जनसंख्या का कितना परसेंट है? यह 8.6%। 8.6। इसका लिंगानुपात कितना? 990। 990। और हम कहेंगे 10 के वृद्धि दर कितना है? 23.7। 23.7। यह दोनों डाटा आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एससी का आबादी कितना? 20.14। टोटल भारत के आबादी का कितना परसेंट? और हम कहेंगे लिंगानुपात और 10 के वृद्धि और एसटी टोटल कितना? और टोटल परसेंट की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या का कितना? 8 पॉइंट। और हम कहेंगे लिंगानुपात 9 10 के वृद्धि दर। इसके बाद आगे चलते हैं। जनगणना 2000 या 11 के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना? 31.2। और कहता है कि ग्रामीण जनसंख्या 68। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम नगरीय जो नगर में निवास करते हैं नगरीय जनसंख्या टोटल जनसंख्या का 31 पॉइंट कितना और ग्रामीण में यदि ग्रामीण की बात करेंगे वहां पर कितना 68.8% है। यानी कि आज भी अपना प्यारा भारत में यदि गांव में अधिक लोग निवास करते हैं। गांव में अधिक लोग निवास करते हैं। यदि हाँ ऐसा भले हो रहा है कि तेजी से ग्रामीण इलाका शहरी इलाका में तब्दील होते जा रहा है। राज्य में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम। तो सबसे कम किसका? यह सिक्किम की जनसंख्या कहता है कि सबसे कम। इसकी जनसंख्या से कम जनसंख्या वाला 4 केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप। हम कह सकते हैं कि इनकी जनसंख्या सिक्किम से लेकिन वह यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और कहते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरों की संख्या यह सर्वाधिक माना जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। नगरीय जनसंख्या कितना? 31.2। ग्रामीण कितना? 68.8। 68.8। सबसे कम कहाँ पर? सिक्किम। सबसे कम कहाँ पर? सिक्किम। सबसे कम कहाँ पर? सिक्किम। इसके बाद आज यहीं तक रहे। ठीक है, बहुत करवा दी है जनसंख्या। और इसके बाद जो है कल एक क्लास और लेंगे तो पूरे खत्म हो जाएगा यूटी का भी और ये वाला भी खत्म हो जाएगा। इसका सारा याद नहीं करना है, सिर्फ 3 वाला याद करना है। ठीक है, इसी प्रकार से याद करवा के और ये वाला वीडियो डाल देंगे। अगर तकलीफ होगा इसका रिकॉर्ड किए हुए हैं और अगर तकलीफ होगा तो एक बार जाके रूम पर देख लीजिएगा। नया वाला चैनल पर जाएगा ड्रीम बिहार पर। ठीक है, तो उस पर एक बार देख लीजिए। ठीक है, आज यहीं तक आप लोग जा सकते हैं। लड़का का उपस्थिति बहुत कम है।